नवा रायपुर बहुत ही अच्छे तरीके से बसेगा, क्योंकि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यहाँ का जो ग्रीन स्पेस है, इट्स आज की तारीख में किसी स्टेट के किसी कैपिटल सिटी के पास नहीं। और इंडिया की जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है वो टियर 2 सिटी से ही लिखी जाएगी। पहले कभी देश में बोला जाता था कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। आज हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही पहुंचता है। जीएसटी के ग्रोथ रेट के हिसाब से देश का आज टॉपर कोई स्टेट है तो छत्तीसगढ़। आज मुझे सबसे बड़ी विडंबना ये लगती है कि हम सबको डेवलपमेंट चाहिए वेस्टर्न वाला और इन्वायरमेंट चाहिए पुराने इंडिया वाला। डेमोक्रेसी में मैं मानता हूं मैम कि कुछ अच्छा होता है उसके लिए भी जनता को क्रेडिट जाना चाहिए। सही व्यक्ति, सही पार्टी, सही लीडर चुनते हैं तो अच्छा होता है, और अगर कुछ गलत होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनता को लेनी चाहिए। दिल्ली में, बम्बई में हम बैठे रहते हैं तो लोगों को लगता है कि आओ जाओ छत्तीसगढ़, तो ऐसे देखता है मैं क्यों आऊं टाइप से। उसको लगता है कि रायपुर में उतरते ही पता नहीं गोली चल जाएगी। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANR podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Chhattisgarh. And my guest today is an IAS officer who's turned a politician. O.P. Chaudhary is the youngest minister in the Chhattisgarh government. So let's find out why he left the IAS, why did he join politics, and what is he doing in the new government in Chhattisgarh. Welcome, sir. Thank you. So I want to know firstly foremost कि आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आईएएस, उसके बाद पॉलिटिक्स, ये आपका जर्नी, ये जो रास्ता है, आई थिंक स्टूडेंट्स आल्सो वुड लाइक टू नो कि आप बार बार ये अपने डिसीजंस चेंज करते हैं कि कैसे हुआ? मैम एक्चुअली कोर्स से अगर कोरिलेट करें तो मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लाइफ का कोरिलेशन कोर्स से तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं बीएससी मैथमेटिक्स किया, फिर यूपीएससी किया, तो यूपीएससी में मैं बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी और लिटरेचर लिया, उसका भी कोई कोरिलेशन नहीं था। मैं आईएएस सेलेक्ट होकर एडमिनिस्ट्रेशन में रहा तो भी उसका कोई कोरिलेशन नहीं था। फिर मैं रिजाइन करके पॉलिटिक्स में आया तो भी पॉलिटिक्स में भी उसका कोई बीएससी मैथमेटिक्स का कोई एज सच कोरिलेशन नहीं रहा। मैं जब अपोजिशन में थे तो मैंने फार्मिंग करी, खेती करी, उसका भी कोई कोरिलेशन नहीं रहा। मैं स्टॉक मार्केट का अच्छा इन्वेस्टर बना, उसका भी सीधा कोई कोरिलेशन नहीं रहा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसका कोर्स से लाइफ का करियर का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं बैठता। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि जो कोर्स है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, और हमारी को एजुकेशन सिस्टम कुछ डायरेक्शन में ले जाना चाहिए कि कोर्स का और व्यक्ति के पैशन का, उसके करियर का, उसके लाइफ का डायरेक्ट कोरिलेशन रहे। तो 2018 में आप राजनीति में आए, ऐसी कौन सी घटना थी जिसको, या फिर ऐसे कौन से आपका कोई मार्गदर्शक था जिसने आपको कहा कि आप सिविल सर्विसेज, क्योंकि नौकरी है, पावर है, वो सब छोड़ के एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में आप आ गए? तो क्या हुआ था 2018 में? मैम थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली हो ये रहा था मैम कि मेरे को लगता था कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैरियर था 2005 से 2018 तक, 13 इयर्स तक बहुत अच्छे से चल रहा था। एक आईएएस ऑफिसर जो बेस्ट पॉसिबल आईएएस कैरियर का एक्सपेक्टेशन करता है वैसे चल रहा था, बेस्ट पॉसिबल वे में। मैं काफ़ी जिलों में कलेक्टर रहा, मीडिया देखा, सीओ जिला पंचायत रहा, कैपिटल सिटी का म्युनिसिपल कमिश्नर रहा। जब रिजाइन किया तो कैपिटल सिटी हमारे रायपुर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर था। बट मेरे को ये फील होता था कि लाइफ में कुछ और करना चाहिए, ऐसा कई बार फील होता था। अपने अंदर जो कुछ है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे मेरे को लिखने का शौक़ है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का शौक़ है, या इवन पॉलिटिक्स को ही मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मानता था, क्योंकि मेरा मानना है कि वेदर हम पॉलिटिक्स को लाइक करें या डिसलाइक करें, लव करें या हेट करें, बट इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिक्स तो है सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं देखता हूं, मैं फील करता हूं कि जिसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है, अच्छे से चल रही होती है, अपने देश में सोचता है कि पॉलिटिक्स के पचड़े में क्यों पड़ूं, और बाहर से हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है।
तो मैं हमेशा सोचता था कि भाई बाहर से क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि किसी भी चीज़ के लिए उसका हम पार्ट बने। और एक स्टेटमेंट हमेशा मैं बचपन से पढ़ा था और मुझे बार बार कौंधता था कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस मेरे लिए गाइडिंग था और मैं एक पॉइंट पर आकर सोचा कि लाइफ में अप्स डाउन्स तो चलते रहते हैं और 24 इयर्स की मेरे आईएएस की सर्विस बची हुई थी। फिर भी मैंने कॉल लिया कि लाइफ में अप्स डाउन चलता रहता है, बट कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। पॉडकास्ट में अन्नामलाई जी आए थे जी। और अन्नामलाई से भी मैंने यही सवाल पूछा था कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है क्योंकि आपको परिवार से भी कंसल्ट करना पड़ता है और खासकर माँ बाप तो यही कहेंगे ना कि क्यों इस दलदल में क्यों जाना चाहते हो और राजनीति के लिए नो क्रिटिसिज्म ऑफ इट, बट लोग तो यही समझते हैं ना कि यहाँ पे करप्शन है पॉलिटिक्स में, यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं प्रोफेशन को। आप यूपीएससी, एक तो वो एग्जाम क्रैक करना इतना मुश्किल है, वो एग्जाम क्रैक करते हैं और आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे कुछ कह नहीं सकते कि अगर सरकार गिर गई तो फिर देर इज नो सर्टेनिटी। तो या तो आप इतने अमीर परिवार से हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगले सैलरी आती है कि नहीं आती है, या फिर आपके बाप दादा अगर पॉलिटिक्स में थे। तो फॉर हिम ऑल्सो आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट एन ईजी डिसीजन। मतलब पेरेंट्स को भी कंसल्ट करना पड़ता है एंड वाइफ को भी कंसल्ट करना पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं, बिकॉज इफ यू आर अ यंग ऑफिसर यू हैव दैट इशू ऑल्सो कि बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे, क्या होगा। और फिर पॉलिटिक्स में कभी कभी इट बिकम्स डिफिकल्ट इन द सेंस दैट यू कुड बी टारगेटेड एज वायलेंस ऑल्सो। तो उनकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठते हैं क्योंकि दे हैवंट साइंड अप फॉर दिस। सो आपके साथ भी ऐसे हुआ? आपको भी परिवार को कन्विंस करना पड़ा? एक्चुअली मेरी लाइफ बड़ी डिफरेंट टाइप से रही है चाइल्डहुड से। मैं छोटे से गांव में पैदा हुआ। जब 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया था और मेरी माँ 4th क्लास पढ़ी हुई है। और गांव के सरकारी स्कूलों में मैंने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, इवन 12th क्लास तक की पढ़ाई करी। ऐसी स्कूलों में जहाँ ना टीचर होते थे ना कुछ होते थे। उसके बाद 12th क्लास के बाद मेरे को मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनके जगह में मुझे कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट मिल सकता था। बट मेरी 4th पढ़ी हुई माँ ने मुझे कहा उस समय कि बेटा तुम इस छोटे जॉब, सरकारी जॉब के चक्कर में मत पड़ो, लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा करो। और मैं कहीं न कहीं 10-11 साल की एज का था, तब मैं कलेक्ट्रेट एक बार गया था, हमारा काम नहीं हो रहा था। कलेक्टर ने, माँ के पेंशन का काम था, उस समय 11 साल का था, नहीं हो रहा था तो डीओ को बुला के बहुत जोर से डांटा था और तुरंत काम हो गया था। तो मेरे को लगता था कि कलेक्टर बड़ा तोप चीज है भाई, ये बनना चाहिए। तो एक ड्रीम था मन में और मेरी माँ ने, 4th पढ़ी हुई माँ ने मेरे को सपोर्ट किया। और आज मैं फील करता हूँ कि 2018 में जो मेरा डिसीजन था कि आईएएस को छोड़ के एक अनसर्टेनिटी वाले जोन में जाना, एक अनसर्टेनिटी वाले करियर में जाना, वो रिस्की डिसीजन लोगों को लग सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा रिस्की और ज़्यादा साहसिक कदम था कि 12th क्लास के बाद, गांव के बैकग्राउंड से निकलने के बाद, मैं सरकारी नौकरी ना करके दिल्ली पहली बार पहुंचा आईएएस की तैयारी के लिए। दैट वाज मच बिगर कॉल इन माय लाइफ। मेरे जिंदगी का ज़्यादा बड़ा कॉल था। और आपने निश्चित रूप से कहा कि पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं एक महंगा अफेयर हो गया है, पॉलिटिक्स एक्सपेंसिव अफेयर हो गया है, या आपके बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है जिसमें बहुत बड़ा फिनेंशियल सपोर्ट है, या आपके दादा परदादा राजनीति में नहीं रहे हैं। तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि आज का जो वर्ल्ड है और आज की जो इंडिया है वो नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड और नॉलेज बेस्ड कंट्री है। तो इसमें अगर आप सरस्वती के सही उपासक हैं तो लक्ष्मी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो उस चीज़ को कभी नहीं डरता। मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट है तो आज के राइजिंग इंडिया में आदमी के पास एक नहीं सैकड़ों अपॉर्चुनिटी हैं जहां पे वो बहुत अच्छा फिनेंशियली कर सकता है। तो इसलिए मुझे वो डर नहीं लगता था। दूसरा, जब भी लाइफ में कोई एक नया करियर पे हम टर्न करते हैं तो मुझे लगता है कि एक ग्राउंड से स्टार्ट, क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया और मैं 13 साल तक आईएएस रहा हूँ, कैपिटल का कलेक्टर रहा हूँ, इस माइंडसेट से पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता तो मैं निश्चित रूप से फेल होता।
एक तरह से पार्टी के लिए अनफॉर्चुनेट था, बट मैं कई बार पर्सनली सोचता हूं कि मेरे लिए फॉर्चुनेट था कि मेरे पॉलिटिक्स में आने के साथ ही हमारी पार्टी की सरकार भी चली गई, मैं चुनाव भी हार गया। हाँ। और एक क्लीन स्लेट से मुझे स्टार्ट करने का मौका मिला। धक्का नहीं लगा कि मैंने गलती कर दी, पहले चुनाव में ही हार गया मैं? ऐसी सीट से मैं लड़ रहा था स्मिता मैम कि आजादी के बाद हमारी पार्टी वहां कभी चुनाव नहीं जीती थी। हाँ। और वहां तो आपको वो सीट इसलिए दिया गया ताकि आप हार जाओ? इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है मैम कि पॉलिटिक्स में जब हम आते हैं तो एक चुनाव के हार जीत का कोई मायने नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत के रूप में क्लीन स्लेट से, कार्यकर्ता भाव से शुरुआत करनी चाहिए। और आई वॉज अवेयर कि 90% मैं चुनाव हार जाऊंगा। आई वॉज अवेयर ऑफ दैट। जब आपको पता है कि इट इज अ डिफिकल्ट सीट, तो स्टार्टिंग में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बट मैं पॉलिटिक्स में आ रहा था तो मैं जीत हार से ऊपर उठकर इस माइंडसेट से आ रहा था कि भाई पॉलिटिक्स में आना है तो एक आपको वर्कर, एक कार्यकर्ता भाव से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसे बाकी सब लोग करते हैं वैसी हम भी स्टार्ट करेंगे। उस माइंडसेट से मैंने पॉलिटिक्स की। थोड़ा और फ्लैशबैक में जाते हैं आप। आई वांट टू नो अबाउट योर पोस्टिंग इन से दंतेवाड़ा, जहाँ इट्स लाइक अ फुल्ली नक्सल अफेक्टेड एरिया। जब हम लोग, आई नो दैट जब हमारी टीम वहां पर शूट करती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन 15-20 years बैक, जब वी डिडंट हैव द काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो आजकल है, जो लाइव टेलीकास्ट हो सकता है या फिर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी थी उस वक्त, इट वाज सो डिफिकल्ट। एंड जब भी मेरा कैमरामैन वहां जाता था इन बस्तर एरिया में, दंतेवाड़ा, आई यूज्ड टू जस्ट प्रे कि वो सेफली वापस आए। और वो पहले टेप होता था, टेप के थ्रू आ जाए। आज भी व्हेन माय कैमरामैन गोज टू दीज एरियाज एंड आई सी द विजुअल्स, आई जस्ट होप कि सेफली वापस आए। अब आप जब दंतेवाड़ा जाते हैं, और एंड यू कीप टॉकिंग अबाउट योर मदर दैट यू नो चौथी पास हैं, शी डजंट नो मच अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, तो उनको तो डर लगता होगा ना जब आपकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हो जाती है और आप नक्सल अफेक्टेड एरिया में जाते हैं। व्हाट वाज योर माइंडसेट आउट देयर? थोड़ा तो सिक्योरिटी कंसर्न लगता ही है, और बट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, आपके माध्यम से सबको शेयर करना चाहूँगा कि उस समय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह जी हुआ करते थे और मैं रायपुर म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करता था, और मेरी पहले कलेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग होनी थी, पहला डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होना था। तो उन्होंने एक दिन मुझे चर्चा में कहा कि 1-to-1 कि भाई तुमको कलेक्टर अब बनाने वाले हैं तो कहाँ का बनना चाहते हो? तो दैट वाज माय रिक्वेस्ट कि मुझे दंतेवाड़ा का बना दीजिएगा। यू वांटेड इट? जी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कई पब्लिक फोरम में भी ये बात बाद में रखी। क्यों? और मेरे को लगता था मैम कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की, और जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो हम ज्यादा बेटर चेंजेस कर सकते हैं। तो उस माइंडसेट के साथ मैं दंतेवाड़ा रिक्वेस्ट करके गया था, और आज भी मैं फील करता हूँ मेरे पूरे एजुकेशनल लाइफ, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सबको भी मैं मिला दूं आज तक की मेरी एज को, तो जो लगभग 2 साल से ज्यादा समय मैंने वहां बिताया वो मेरे लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था, और मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड रहा उस समय। गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? आपने क्या किया और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आप वहां गए, और रेजिस्टेंस क्या था? क्योंकि लोकल्स भी रेजिस्टेंस होता है जब कोई पुलिस अफसर आता है या एडमिन ऑफिसर आता है, तो देयर इज अ रेजिस्टेंस टू देम, एटलीस्ट इन दीज एरियाज। जी। क्या था आपका गोल क्या था, और आपको कितना वक्त लगा वो अचीव करने में? हाँ, एक्चुअली जब मैं वहां पर गया तो क्लीन माइंडसेट से गया था, क्लीन स्लेट वाली माइंडसेट से गया था, और मैं वहां पे चीजों को लोकली समझने की कोशिश करता था कि लोकल क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसका लोकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि ये डिफिकल्ट एरिया है, डिफरेंट एरिया है। तो वन जैकेट फिट टू ऑल वाले अप्रोच से हम वहां पे चीजों को नहीं देख सकते, क्योंकि चैलेंजेस बड़े हैं, डिफरेंट हैं। तो मैंने जो भी चीज था उसको वहां पे प्रॉपर समझने की कोशिश की, और मैंने सबसे पहले इंसर्जेंसी के रूट कॉज को समझने की कोशिश की। तो रूट कॉज पे जब हम इंसर्जेंसी की बात करते हैं तो हम जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कंट्री से एक अलग होने का कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने भाव भड़काया है। जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद की, जहां से नक्सलवादी आंदोलन चालू हुआ, तो वहां पे लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा रीजन था। या बिहार के जब कॉन्टेक्स्ट में हम इंसर्जेंसी की बात करते हैं तो वहां पे कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन भी एक बड़ा रीजन था, उसका एक ग्राउंड था। पर मैं बस्तर में देखता था कि ना वहां पे कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है हमारे ट्राइबल भाइयों के बीच में, ना कोई लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है,
आपको आधा कपड़ा हुआ पहना हुआ भी हमारा ट्राइबल भाई के पास हो सकता है, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है बस्तर में। तो ना वहां पे जमीन का कोई इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, ना कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन था, ना कंट्री से अलग होने का कोई भाव था। तो मैंने वहां पे इंसर्जेंसी का जो रीजन का रूट कॉज वहां पे जाकर समझा, वो मुझे हमेशा लगता है कि वहां पे एजुकेशन का अभाव, एक्सपोजर का अभाव और उसके कारण आउटर वर्ल्ड से जो डिस्टेंस था, उसके कारण कुछ लोगों ने ब्रेन वॉश करके वहां पे इंसर्जेंसी क्रिएट किया था। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस रहा अपने टेन्योर में कि मैं एजुकेशन पे काम करूं, लोगों को एक्सपोजर पे काम करूं। जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, इनको प्रॉपर एक्सपोजर हो जाएगा, तो लोगों का इंपावरमेंट होगा और लोग इंपावर्ड होकर अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। मैं वहां पे फील करता था एज ए कलेक्टर, एक यंग ऑफिसर के रूप में, कि कभी दिल्ली का कोई आदमी बस्तर का ठेकेदार बन के बात कर रहा है आइडियोलॉजिकली, कि कभी रायपुर का कोई आदमी अपनी आइडियोलॉजी को वहां पे थोप रहा है। मैंने हमेशा फील किया कि एजुकेशन के थ्रू इनका इंपावरमेंट हो, लोकल इंपावरमेंट हो और वो अपना डिसीजन खुद ले सकें। अब कोई बाहर का आदमी को उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। दैट वाज माय एम। और जब मैं एजुकेशन पे काम कर रहा था उस समय बहुत सारे काम किए एजुकेशन पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय मुझे एजुकेशनल इंपावरमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड भी मिला था बहुत यंग एज में। तो बहुत सारे फोरम में मेरे को बोला जाता था कि एजुकेशन आप एक नक्सलिज्म से लड़ने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने हमेशा जवाब दिया कि एजुकेशन प्राप्त करना हर इंडिविजुअल का, बस्तर और दंतेवाड़ा के भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना किसी भी सिस्टम, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर की फंडामेंटल ड्यूटी है। इसलिए उनको एजुकेट होने देना करना है हमको, और उनका जब इंपावरमेंट होगा तो अपना डिसीजन खुद लें, रादर देन कोई और बस्तर का ठेकेदार बने। एजुकेशन की जब आप बात करते हैं तो एजुकेशन तो कई दशकों से लोग ट्राई कर रहे थे जी। एवरी एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू ट्राई दैट आउट देयर कि एजुकेशन, पर जो नक्सल हैं वो स्कूल्स उड़ा दिया करते थे, आईईडी लगा देते थे तो टीचर्स नहीं पहुंच सकते थे वहां पर, टीचर्स जाना भी नहीं चाहते थे, एंड देन अपनी फैमिलीज को लेकर एडमिनिस्ट्रेटर्स जा नहीं सकते थे उस इलाके में, पुलिस नहीं जा सकती थी, नो गो एरियाज बन जाते थे। लेकिन एक तो ये दिक्कत, एजुकेशन एवरीबडी वांटेड बट कुडंट डू, एक ये बात। दूसरा, आपने ब्रेन वॉशिंग की बात की, कौन लोग थे और ऐसा क्यों था कि नक्सलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो इट वाज सो अट्रैक्टिव फॉर दीज एरियाज? एक्चुअली मुझे लगता है कि पहली चीज तो वेलफेयर स्टेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई स्टेट जो है वो गरीबों के, समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के लिए काम करता है, उनके लिए चावल पहुंचाता है, पीडीएस सिस्टम लाता है, एजुकेशन लाता है, हेल्थ लाता है। ये वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर अच्छे तरीके से हम परकोलेट नहीं कर पाए। हिस्टोरिकल रीजन्स रहे हैं, नक्सलिज्म से पहले के रीजन्स रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि बस्तर जो रीजन है वो 1998 तक सिंगल डिस्ट्रिक्ट था जो केरल राज्य से बड़ा था, तो ऐसे में हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को नीचे तक पहुंचाने में कहीं न कहीं मिस्टेक किए। आजादी के बाद 50 सालों तक जब मध्य प्रदेश हुआ करता था तो बस्तर क्या है, कहां है, उसको कोई पूछने वाला भी सच नहीं था। कैपिटल की डिस्टेंस 900 किलोमीटर की डिस्टेंस हुआ करती थी। ये सारी समस्याएं थी। केरल से बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली से कंपेयर करूं मैं तो 30 टाइम्स लार्जर देन दिल्ली, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट था। इस तरह का सिचुएशन था। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को हम कहीं ना कहीं, हमारा सिस्टम नीचे तक नहीं पहुंचा पाया। दूसरा चीज मुझे लगता है कि जो ग्राउंड पर, गांव में जो आम ट्राइबल आदमी था उसको एक्सपोजर किसका हो पाता था? एक हवलदार का। वो बोल रहे हैं ट्राइबल्स को कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर चलने वाले, अपने कम्युनिटी के आधार पर जस्टिस का डिसीजन देने वाले। कोई अगर कोई क्राइम भी करता था, पहले कल्चर रहा है कि वहां पे कम्युनिटी डिसाइड करती थी। वहां पे एक हवलदार जाके बोलेगा कि ये आईपीसी है, सीपीसी है। पटवा जो जंगल पे झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके जीवन जीने वाले लोग, उनको जाके कोई बताएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये है, इसमें तुम ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कि पटवारी बोलेगा कि सरकारी जमीन है, ये प्राइवेट जमीन है। तो इस तरह से उनका जो एक्सपोजर था कहीं ना कहीं हवलदार, पटवारी, इन्हीं तक सीमित था। और एक बड़ा प्रॉब्लम, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम मैं मानता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार को ब्लेम गेम के लिए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, बट उस एरिया को जिस तरह से टेकल करना चाहिए था, उस एरिया के बारे में जो सेंसिटिविटी रखनी चाहिए थी, वो कभी नहीं रखा गया।
कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम से आउटर वर्ल्ड से उस एरिया को कट ऑफ कर दिया गया। हैजा मलेरिया से लाखों हजारों लोग मरते रहे और कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बना रहा कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम पे। अबूझ माड़ी रीजन बस्तर एरिया जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया आज तक अनसर्वेड पार्ट ऑफ इंडिया रहा। आजादी के बाद 50 सालों तक 30-40 सालों तक तो मौका था ही, उसमें नहीं किया गया। फिर बाद में नक्सलिज्म वहां पर आया। या मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि शायद 2006 में रूल चेंज हुआ। 2006 से पहले अबूझ माड़ में आपको मेरे किसी को भी एंट्री करनी हो तो कलेक्टर का परमिशन लेना पड़ता था। तो कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम पर तत्कालीन सरकारों ने कहीं ना कहीं ये अन्याय किया। ये यूनिक है सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए या नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर परमिशन चाहिए होता है जाने के लिए? ऐसे एंट्री के लिए परमिशन मैंने तो नहीं सुना है। आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन, बट ऐसा तो सुना नहीं स्मिता मैम की एंट्री के लिए मतलब कलेक्टर का परमिशन हो लगे टाइप का। और 60s नहीं, कल्चरल तब तो सिक्योरिटी कोई इशू था ही नहीं। मैंने सुना है वो सबसे शांत एरिया था तब। अंडमान वगैरह में। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी चीजें हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, लेकिन आई डेंट नो कि जनजातियों की जो लाइफस्टाइल है उससे दे विल गेट अफेक्टेड नेगेटिवली अगर हम उधर जाएं तो। मेरा ये कहना है कि भाई किसका डेवलपमेंट नहीं होता। आप आउटर वर्ल्ड से आपको मेरे को काट दें कि भाई आप अपने तक सीमित रहो, तो कल्चर की रूट को मजबूत करना उतना ही जरूरी है। उसके लिए हमको अलग काम करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमको आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका भी एक्सपोजर कहीं ना कहीं देना चाहिए। उनकी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हो और भविष्य के विकास के लिए भी अपने रास्ते चुन सकें। 1960s में सड़कों का निर्माण नहीं होने दिया गया वहां पर बस्तर में। 60s के डिकेड में उस वक्त कोई नक्सलिज्म नहीं था। नक्सलिज्म की एंट्री 80s के बाद हुई है। जब वारंगल यूनिवर्सिटी का मूवमेंट हम पढ़ते हैं नक्सल लिटरेचर में, जब हम पढ़ते हैं के सीतारमैया जी नक्सल लीडर थे, उनकी बेटी डॉटर और उनकी सन इन लॉ, उनके बेटी दामाद एम्स दिल्ली में डॉक्टर हुआ करते थे। आप लिटरेचर में पढ़े होंगे। तो वो हर समर वेकेशन टाइप वेकेशन में वो हेल्थ कैंप जाके अंदर में करते रहते थे। एक बार डिनर के मैंने कहीं सुना है पढ़ा है कि एक डिनर के मेज पर डाइनिंग टेबल पे बैठकर के सीतारमैया जी डिस्कशन कर रहे थे कि माओइज्म के मूवमेंट को हमको अब ऐसे एरिया में लेके जाना है जहां सरकार हमको पहुंच ही ना सके, और वहां पे हमको ट्रेनिंग कैंप्स और अपना एक जोन बनाकर रखना है। तो उस डाइनिंग टेबल पर ये फर्टाइल ग्राउंड दंडकारण्य रीजन को बताया गया। बस्तर का जो माओइज्म है वो इंपोर्टेड टाइप ऑफ माओइज्म है। लोगों ने कभी अपने से उसको नहीं बुलाया। वो जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश आज का जो है उधर जो मूवमेंट था उसको एक सेफ हेवन सेफ जोन के रूप में इस रीजन में कहीं ना कहीं एक सेफ ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया गया। और उस समय तक मैंने जैसे कहा कि भाई वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाए थे। एजुकेशन एक्सपोजर नहीं था, आउटर वर्ल्ड के साथ एक्सपोजर नहीं था, मोबिलिटी नहीं थी। उसके कारण उस बीच में जाकर कुछ लोगों को ब्रेन वॉश किया गया और उसी का एक परिणाम आगे चलकर एक भयावह रूप में सामने आया। डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ इज जस्ट पास्ट 1.65 ट्रिलियन बजट और फोकस है वेलफेयर पे और जॉब्स पे। और मैं आपका एक कोट मुझे मिला, उसमें आपने कहा है जर्मनी हैज सॉट 1 लाख यूथ फ्रॉम इंडिया। Our country's youth are increasingly in demand for jobs all over the world. The average age of India is 28 years and that of Chhattisgarh is 24 years, which makes it clear that our state is a young state and new employment opportunities will be created. ये आपने कहा. So, could you tell me a little bit कि आप जब कहते हैं कि we are a young state, यहाँ पर education पर आप focus कर रहे हैं, so that there is, आप जब कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड देयर इज अ नीड फॉर एजुकेटेड यूथ, पीपल फ्रॉम छत्तीसगढ़ आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो बाहर हैं, द जॉब्स विल गो फ्रॉम हियर, आई मीन द यूथ विल गो फ्रॉम हियर, इज दैट व्हाट यू आर एमिंग? स्मिता मैम, एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमी है छत्तीसगढ़ की वो मोस्टली सेकेंडरी सेक्टर पर बेस्ड इकोनॉमी रही है। जो हेवी इंडस्ट्रीज इनके इर्द गिर्द इकोनॉमी चलती है। तो बेसिकली पहला जो हमने एफर्ट किया है इन 1.25 सालों में कि हम टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर को कैसे ग्रो कराएं, ये हमारा मेन फोकस रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें।
हम छत्तीसगढ़ को टूरिज्म डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन, मेडिकल डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमारा पूरा फोकस रहा है। तो एक तो सर्विस सेक्टर को ग्रो कराना, ये हमारा टारगेट है, ताकि युवाओं को मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। हम हेवी इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके हम कुछ 100 लोगों को ही रोजगार दे पाते हैं। यहाँ 200 करोड़ 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। ये हमारा एक मेजर फोकस रहा है। दूसरा, हमने लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस किया है, जैसे टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पे हमने काम करना स्टार्ट किया है। अब जो यहाँ पे स्टील, सीमेंट, ये सब तो चलता रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमने देश का मोस्ट एडवांस्ड सेकेंड सेमीकंडक्टर प्लांट का हमारे मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। और 2030 तक 1 अरब चिप्स वो प्रोडक्शन करेंगे। और पॉलीमाटेक कंपनी यहां पर इन्वेस्ट किया और उन्होंने कल ही 10,000 करोड़ रुपीस के और इन्वेस्टमेंट की बात कही। आफ्टर तमिलनाडु आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। जी, तो 1 बिलियन चिप्स बनाने की बात कही है। और कल उन्होंने 10,000 करोड़ और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात ये नवा रायपुर, जो हमारा कैपिटल सिटी जहां भी हम बैठे हैं, इसी रीजन में करी है। तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे टेक्सटाइल को फोकस करना, सर्विस सेक्टर को फोकस करना, इस न्यू इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी बेस्ड हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज, इनको फोकस करना और उसके माध्यम से अधिकाधिक जॉब जनरेशन करना, ये हमारा फोकस रहा है। आईटी हमारे छत्तीसगढ़ में कभी नहीं आ पाया। कल ही हमने 350 हमारे छत्तीसगढ़ की युवाओं को आईटी में नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी से दिलवाया, इसी नवा रायपुर में। तो 3 कंपनियों ने हमारे साथ अभी साइन किया है। तो इन सारे सेक्टर्स को जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा इसी बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 8 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज थे। इसी बजट में हमने 12 नए नर्सिंग कॉलेज का एक ही बजट में ऐलान किया। यहां पर एक फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट का कॉलेज था, इसी बजट में हमने 6 नए फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट कॉलेज डिक्लेयर किए। निफ्ट हमारे छत्तीसगढ़ के आर्ट, कल्चर, इस पर आधारित जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए इसी नवा रायपुर में निफ्ट के लिए हमने प्रावधान किया और विद इन अ ईयर और 2 निफ्ट यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट होने जा रहा है। तो बदलते समय के साथ, बदलती इकोनॉमी के साथ, बदलती दुनिया के साथ जो बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, वो स्किल जिसके सहारे युवा अपने जीवन, अपने करियर और अपने भविष्य को आत्मसम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ जी सके, उसको प्रमोट करना इकोनॉमी में हमारा गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। चैलेंजेस क्या रही हैं नवा रायपुर के लिए स्पेशली? नवा रायपुर के लिए लोगों को लगता है कि बसा नहीं है, बसने में दिक्कत है, ऐसे कई लोगों को लग सकता है। 2018 तक मैं यही रायपुर, बहुत से लोग कंपेयर करते हैं कि जैसे अमरावती के लिए जो ड्रीम्स थे चंद्रबाबू नायडू के, उसके बाद वो हो नहीं सका, एक घोस्ट सिटी बन के रह गया बिकॉज इट वाज लॉट ऑफ आर्किटेक्चर बट पीपल डिडंट कम। क्या आपको लगता है कि आप ये सब जो प्लानिंग करते हैं इसके साथ चैलेंज ये भी है दैट पीपल शुड बी वेलकमिंग इट, पीपल शुड गेट इनटू एडमिशन इनटू दीज कॉलेजेस, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस? क्या कर पाते हैं आप? डू यू फील दैट दैट्स अ चैलेंज? देखिए स्मिता मैम की जो नवा रायपुर कैपिटल सिटी है हमारे छत्तीसगढ़ का, लोगों को लग सकता है कि ग्रीन फील्ड नई सिटी है तो ये बसेगा नहीं बसेगा, बट मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज हम जिस कैंपस में बैठे हैं, इस मेफेयर रिसॉर्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट है, बट आज ये सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड वेडिंग डेस्टिनेशन है। इतनी बड़ी वेडिंग इकोनॉमी कोई सिंगल प्रोजेक्ट ने पोस्ट किया है, इसके कारण वेडिंग इकोनॉमी का कंप्लीट जोन बन रहा है। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस नवा रायपुर में टोटल 237 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इतना बड़ा लैंड बैंक आज हमारे कैपिटल सिटी से लगा हुआ है। आज देखिए हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, इट विल बिकम 30, 40 और 55 ट्रिलियन डॉलर तक बात की जाती है टिल 2047 कि डेवलप्ड कंट्री जब इंडिया बनेगा तो इंडियन इकोनॉमी 50 ट्रिलियन से भी ऊपर का हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे जर्नी में टियर 1 सिटीज से ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन टियर 2 सिटीज का होगा। और आज जो हम 237 स्क्वायर किलोमीटर का लेयर 1 की ही मैं बात करूं तो 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 20,000 एकड़ का लैंड बैंक आज हमारे पास है। तो इतना बड़ा लैंड बैंक आज देश के किसी राज्य के पास नहीं है।
मेरे पास लैंड बैंक है, इसलिए हम मेफेयर रिसोर्ट ला पा रहे हैं, इसीलिए हम सेमीकंडक्टर यूनिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम मेडिसिटी यहां पर बना रहे हैं, इसीलिए हम एजुसिटी यहां पर बना रहे हैं, इसीलिए हम डेटा सेंटर यहां पर बना पा रहे हैं, यहीं पर हम रिक्रिएशनल ला पा रहे हैं, स्पोर्ट फैसिलिटीज ला पा रहे हैं। तो आज आप पुणे जाइए, आप बेंगलोर जाइए, किसी भी शहर में जाइए टियर 1 सिटीज में, वहां ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम है। डिस्टेंस हो सकता है 5 किलोमीटर, बट अब डिस्टेंस को किलोमीटर से नापने का समय चला गया, डिस्टेंस को आपको आवर्स में और मिनट्स में नापना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज टियर 2 सिटी के रूप में नवा रायपुर के पास जो पोटेंशियल है, इंडिया के किसी स्टेट के कैपिटल के पास वो पोटेंशियल नहीं है। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि 3 फार्मूला है किसी जगह के आगे बढ़ने के, मेरे नजरिए में, मैं जितना थोड़ा बहुत इकोनॉमिक विजन रख पाता हूं, 3 फैक्टर को मैं मानता हूं कि किसी एरिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। लोकेशन फर्स्ट, सेकेंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन इज द फैक्टर जिससे कोई जगह आगे बढ़ता है। आज मैं बताना चाहूंगा रायपुर के लिए कि हम पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम से वन ऑफ द नियरेस्ट स्पेस में है। मोदी जी ने आज रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, आगे जाके निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन सकता है। ये हमारा लोकेशन है। देश के किसी भी मेट्रो से हम जस्ट 90 मिनट के डिस्टेंस पर हैं और सेंट्रल इंडिया का इतना बड़ा पोटेंशियल से भरा इस क्षेत्र है। अगर कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी थोड़ा सा विजनरी फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाला हो, तो नवा रायपुर रायपुर पर ही बेट करेगा। और सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि इस नवा रायपुर का 30% एरिया रिक्रिएशनल है, ग्रीन है। 30% एरिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से दिल्ली में आप लोगों को परेशान करता है, इसीलिए तो भाग के यहाँ आए हैं। और परमानेंट भाग के आना पड़ेगा आपको। मैं चाहूं चाहे ना चाहूं, आप चाहे ना चाहें, नवा रायपुर बहुत ही अच्छे तरीके से बसेगा, क्योंकि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यहाँ का जो ग्रीन स्पेस है, इट्स आज की तारीख में किसी स्टेट के किसी कैपिटल सिटी के पास नहीं। आप आईटी इंडस्ट्री, डेटा सेंटर्स, चिप इंडस्ट्री, इन सब की बात कर रहे हैं। तो आई नीड टू नो इन दिस दैट जब ये सब कर रहे हैं तो आप क्या हैदराबाद और बैंगलोर के लिए डायरेक्ट कंपटीशन में हैं? एक्चुअली मैं यही मानता हूं मैम कि टियर 1 सिटीज का सेचुरेशन हो गया है। उनके पास उनके अपने लिमिटेशंस हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ग्राउंड वाटर, बहुत सारे उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। और उन सारे फैक्टर्स के कारण हमारा कोई कंपटीशन टियर 1 सिटी से नहीं होगा। और इंडिया की जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है वो टियर 2 सिटी से ही लिखी जाएगी। और वी आर नॉट इन डायरेक्ट कंपटीशन विद देम। ऑब्वियसली हमने अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी मोस्ट कॉम्पिटेटिव बनाया है, हमने जॉब क्रिएशन पर बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया है और मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि डायरेक्ट कोई कंपटीशन है, बट हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा ही होगा। जब आप सब्सिडीज की बात करते हैं तो आई हैव टू आस्क यू अबाउट दिस, जो बाकी राज्यों में जो सब्सिडीज हैं उन्हें फ्रीबीज भी कहा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं। कर्नाटका में, पंजाब में, तेलंगाना में, हिमाचल में, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, इट्स पुटिंग अ प्रेशर ऑन द ट्रेजरी। तो छत्तीसगढ़ में जो फ्रीबीज या फिर आप कहिए whatever the benefit schemes, welfare schemes, I mean everybody has a different explanation. तो इसके लिए आप बताएंगे how are you planning this? मैम, पहला बजट जो हमने 2024 में प्रेजेंट किया हमारी सरकार का, एज फिनांस मिनिस्टर मैंने प्रेजेंट किया, उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर जी की थीम जो ज्ञान का है कि हमारा जो पूरा डेवलपमेंट है, हमारा जो ग्रोथ है, हमने ज्ञान को डेडिकेट किया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को के वेलफेयर को हमने अपना थीम बताया। अभी जो सेकेंड बजट हमने लास्ट मंथ प्रेजेंट किया, उसमें हमने कहा हमारा पूरे बजट का जो बेसिक थीम है वो ज्ञान के वेलफेयर के लिए गति आवश्यक है। ये लाइन हमारा पूरा बजट का थीम लाइन है। गति ज्ञान, जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का वेलफेयर हमको करना है, जिसको आप फ्री भी कह सकते हैं, जिसको मैं वेलफेयर स्कीम कहूंगा डेमोक्रेसी में। तो उस ज्ञान के वेलफेयर के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति में हमारा जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये गति की रणनीति के साथ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, ताकि हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम कलेक्शन हो सके और हम ज्ञान का वेलफेयर सस्टेनेबल तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम में कर सके। इसको हमने केवल विजन के रूप में नहीं रखा है, हमने एक्शन के रूप में भी इसको परिणत किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, इन 1.25 सालों में
इन 1.25 सालों में हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, जो मैंने कहा कि मोस्ट कॉम्पिटिटिव है। इंडस्ट्री सब्सिडी का जो टोटल स्टेट का बजट था उसको 3 टाइम्स से हमने ज्यादा बढ़ा दिया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बजट को इन 1.25 सालों में हमने 2.5 टाइम्स हमने बढ़ा दिया, ताकि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा कंटिन्यूअसली आगे बढ़ सके। और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सबसे बड़ी बात है कि जो इंसेंटिव्स हम इंडस्ट्री को दे रहे हैं या सब्सिडी दे रहे हैं या जो छूट दे रहे हैं, वो पहले इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर बेस्ड होता था कि आप 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये छूट मिलेगी। उसको हमने पूरी तरह से इस बार कर दिया कि आप इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, नए रोजगार 2,000 पैदा करेंगे तो आपको ये छूट मिलेगी, 4,000 नए रोजगार पैदा करेंगे तो ये छूट मिलेगी। तो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हमने एक मेजर अपनी स्ट्रेटजी बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को हमने मेजर अपनी स्ट्रेटजी बनाया है। इकोनॉमी में माना जाता है कि 1 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई एक्सपेंडिचर होता है तो उसका इंपैक्ट 4 रुपए का आता है। ये इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है। हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लैंडमार्क को क्रॉस किया है। इस साल हमने जीडीपी के हमारे 4% से अबव का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है, जो वन ऑफ द हिस्टोरिकल है, वन ऑफ द बेस्ट है। एससीए जो भारत सरकार की स्कीम चलती है, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस, उसमें कैपेक्स बढ़ाने पर इंसेंटिव मिलते हैं। सारे रिफॉर्म्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ के आधार पर हमारी स्टेट को 6,300 करोड़ रुपए का एससीए में इंसेंटिव भारत सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिया है। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लगातार इंश्योर कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जीएसटी के ग्रोथ रेट के हिसाब से देश का आज टॉपर कोई स्टेट है तो छत्तीसगढ़ है। जैसे छत्तीसगढ़ से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट है। तो ये सब हम सुनिश्चित कर रहे हैं, गति की स्ट्रेटजी हम सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि ज्ञान के वेलफेयर के लिए हमारा रेवेन्यू बढ़ता रहे। तो महाराष्ट्र भी यही सोचता था ना, महाराष्ट्र इज ऑल्सो रिच स्टेट। वो भी सोचता था कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए तो पैसे बहुत हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी लीकेजेस होती हैं। हाउ डू यू प्रिवेंट लीकेजेस फ्रॉम हैपनिंग कि आपकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सही मायने में जो गरीब हैं उनके पास पहुंचे, जो जरूरतमंद हैं उनके पास पहुंचे, और लीकेज ना हो, करप्शन ना हो। जी, दोनों पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट रखा कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमको लिमिट भी देखनी पड़ेगी कि हम कोई सीमा को क्रॉस न कर जाएं जो वेलफेयर स्कीम्स की। तो उसमें एक बैलेंस बनाकर चलना चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजेस वाला है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि आप कोई भी वेलफेयर स्कीम लाते हैं, थोड़े दिन बाद कुछ और नया अट्रैक्शन डेमोक्रेसी में देना पड़ता है। तो एक चैलेंज है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। इकोनॉमी, आपका रेवेन्यू, आपका बजट कितना अलाउ करता है, उसका एक चैलेंज है। इसलिए हमको एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है, जो हर स्टेट के लिए आज चैलेंज है, मैं मानता हूं। दूसरी आपने बात कही लीकेजेस को कंट्रोल करने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोदी जी का इस देश के लिए जो बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं, एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका जो है वो जैम की टेक्नोलॉजी का है कि उन्होंने जनधन अकाउंट खोला है सबके, सब योजनाओं की आधार सीडिंग करी और मोबाइल से लिंक किया ताकि डीबीटी सुनिश्चित की जा सके। और लाखों करोड़ रुपए की डीबीटी जा रही है। पहले कभी देश में बोला जाता था कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। आज हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही पहुंचता है। तो लीकेजेस को समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना, ई-केवाईसी करना, ये हम लगातार कर रहे हैं और हम अलर्ट हैं कि लीकेजेस और करप्शन कम हो। मैं कुछ सवाल स्टूडेंट से लूंगी, पर बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से 5 years या 10 years का कोई गोल है आपका फॉर द स्टेट, उसके बारे में आप कुछ बताएं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमने सरकार बनते ही पहले बजट जो 9 फरवरी दिसंबर में हमारी सरकार बनी और उसके 3 महीने बाद 9 फरवरी 2024 को हमारा पहला बजट आया था, उसी में हमने डिक्लेयर किया कि अमृत काल में 25 साल 2047 से पहले के जो 25 साल में, उसमें मोदी जी ने कहा कि हम विकासशील भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो इस मिशन के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारा क्लियर व्यू है कि छत्तीसगढ़ भी विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में 2047 तक देश के सामने आए। और मोदी जी का जो विजन देश के लिए है, उसमें हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ का भी बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो, ये हमारा क्लियर विजन है मैम। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले ही बजट में डिक्लेयर किया कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और हमने एक विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है, छत्तीसगढ़ अंजोर @2047। ये विजन डॉक्यूमेंट हमारा क्लियरली बनकर तैयार है। तो इसमें 2047 तक हमारी स्टेट की जीएसडीपी को 15 टाइम्स बढ़ाने का हमारा टारगेट है।
और इसमें 2047 तक के अलग अलग सारे एजुकेशन के लिए, IMR के लिए, MMR के लिए, टूरिज्म के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, हेल्थ के लिए, सब एंगल से हमारे टारगेट सेट किए गए हैं। तो 2047 तक के लिए हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, 2030 तक के लिए हमारे मिड टर्म टारगेट्स हैं, और हर साल के बजट को हम एनुअल टारगेट के रूप में इसी मिड टर्म और 2047 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा क्लियर इसमें विजन है, वो बजट में भी आपको दिखाई देगा, मिड टर्म टारगेट में भी आपको दिखाई देगा, और 2047 तक के विजन में भी आपको दिखाई देगा। ये केवल विजन नहीं है, हमारे हर एक्शन उस विजन की ओर डेडिकेटेड एफर्ट के रूप में आप देख सकते हैं। Viksit Chhattisgarh. Nice. Any questions from the audience? नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी तिवारी है। मैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म आर्ट्स एंड मीडिया की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आप कह रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर विकसित है, किंतु विकास तो अर्थव्यवस्था में हो रही है, पर जो पर्यावरण का हनन हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विकास के साथ जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये तो विकास की ओर नहीं है ना। तो मैं इस पे आपका उत्तर जानना चाहूंगी। धन्यवाद जी। Sustainable development. जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारा जो देश का जो इकोनॉमिक मॉडल था, जो कल्चरली जो पुराना हमारा मॉडल था, वो इन्वायरमेंट के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था। हम नदी की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, आंवला के पेड़ के नीचे भात खाते हैं, हम चूहा को गणेश जी का वाहन मानते हैं, सांप को शिव जी गले में लेकर चलते हैं। तो प्रकृति के सानिध्य की हमारी संस्कृति रही, और उसी संस्कृति के साथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहे। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ, उसके बाद जो हमने डेवलपमेंट मॉडल को जो ब्लाइंडली हमने फॉलो किया है, उसके कारण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। और आज मुझे सबसे बड़ी डाइकोटॉमी ये लगती है, सबसे बड़ी विडंबना ये लगती है कि हम सबको डेवलपमेंट चाहिए वेस्टर्न वाला और इन्वायरमेंट चाहिए पुराने इंडिया वाला। ये हमारा कहीं ना कहीं थॉट है। अभी हम एसी में बैठे हुए हैं और हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हमारे खुद के करतूत में ये समस्या है। हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न मॉडल को, और हम इन्वायरमेंट चाह रहे हैं इंडियन मॉडल जैसा। तो मुझे लगता है कि हमको इस पे कहीं ना कहीं रीथिंक करना चाहिए खुद के डेवलपमेंट मॉडल पे। अब वेस्टर्न वर्ल्ड जाकर के समझा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए कि नहीं नहीं नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई चीज होती है, इन्वायरमेंट को भी हमको देखना पड़ेगा। अदरवाइज पूरा जो वेस्टर्न मॉडल है, जिसको आज आप मैं सब लोग फॉलो कर रहे हैं, वो पूरी तरह से नेचर के एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड है। तो ऐसे सिनारियों में आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उस पर हमारे मोदी जी बहुत एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज्यादा उनका फोकस है। आज क्लाइमेट चेंज के जितने टारगेट हैं, उसको इंडिया अचीव करने वाला मोदी जी के लीडरशिप में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीजों को हमको अचीव करना है, निश्चित रूप से करना है। और आज अगर मैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहूं, तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ऐसे राज्य हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल भाई ऐसे भाई हैं जिन्होंने नेचर को बचा कर रखा। आज छत्तीसगढ़ का 44% एरिया फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, जो पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए, धरती के लिए ऑक्सीजन देने का काम करता है। ऑक्सीजन को हम अपनी स्टेट की बाउंड्री में तो नहीं रख लेते। तो 44% हमारा फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया को पिछले सालों में वृद्धि करने वाला भी राज्य हमारा रहा है। जैसे आप नए शहर बना रहे हैं, हम नवा रायपुर में बैठे हैं, जब ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं, हमने देखा है पहाड़ों में भी जब नए शहर बसते हैं तो देयर इज नो गार्बेज डिस्पोजल, रोड्स बनते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है, रिफॉरेस्टेशन नहीं होता। पेड़ काटे जाते हैं, उसके बाद पेड़ लगाए नहीं जाते, और लगते भी हैं तो सिर्फ टीवी के लिए चीफ मिनिस्टर आएंगे, थोड़े से लगा जाएंगे और चले जाएंगे, कोई और वीआईपी आ जाएगा, कोई एक्टर आ जाते हैं, लगा जाते हैं, इट्स गॉन। जो हॉस्पिटल्स बनेंगे उसके बाद डिस्पोजल नहीं होता, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल नहीं होता। तो ये जो नए शहर आप बना रहे हैं, प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए। आई थिंक आई क्वाइट एग्री विद हर इन सम लेवल्स कि हम लोग शहर बनाते हैं लेकिन वी डोंट गो बियॉन्ड दैट। सारा मलबा देखेंगे आप, जब शहर बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, वो सारा का सारा एक जगह होगा, वहां पे फॉर इयर्स ऑन एंड सड़कें बनेंगी, खोद के सारा मलबा साइड में पड़ा रहेगा, कोई उठाएगा नहीं उसको। सो दीज आर थिंग्स विच
upset young generation. I quite understand. मैम एक्चुअली सरकार के को ये सब रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है. हाँ. फुल्ली मैं एग्री करता हूँ. गवर्नमेंट का पार्ट होने के नाते मैं गवर्नमेंट के रूप में भाग नहीं रहा हूँ इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आज ग्रीन फील्ड सिटी हम रायपुर की बात की है, 30% एरिया रिक्रिएशनल है, ग्रीन है, इसकी हम बात की है. यहाँ पे सारा डेवलपमेंट प्लान डेवलपमेंट है, इसलिए फ्यूचर में सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी. इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी, गारंटी भी है. बट आप देखिए मैक्सिमम सिटीज का हम डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. किसी भी डायरेक्शन में इलीगल कॉलोनी बन जाते हैं. इलीगल कॉलोनी में प्लाट सस्ता मिलता है क्योंकि वो टाउन कंट्री प्लानिंग के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते. टाउन कंट्री प्लानिंग के नॉर्म्स को आप पूरा करेंगे तो 50% ही सेलेबल एरिया बचेगा. तो इलीगल कॉलोनी में प्लाट सस्ता मिलता है तो हमको सस्ता प्लाट की तरफ हम भागने लग और जाते फिर हैं. इलीगल कॉलोनी वोट करते हैं, इसलिए आप लोग उनको लीगल बना देते हैं, पॉलिटिशियन. तो देखिए, तो मैं तो यही बोलता हूं कि डेमोक्रेसी में जनता को भी थोड़ा जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा क्योंकि जनता ही जनार्दन है. अगर हम इलीगल, कोई नेता अगर इलीगल कॉलोनी के पक्ष में आपने कभी इंडियन इलेक्शन में किसी इलेक्शन में सुना है क्या कि कोई नेता इलीगल कॉलोनी को प्रमोट किया था इसलिए चुनाव हार गए? यही तो जनता की और हमारी जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी में. या कोई सरकार ने इलीगल कॉलोनी को पॉलिटिकल गेन के लिए आगे बढ़ाया है तो बाकी जागरूक लोग इकट्ठे हों और वो लोग उसके अगेंस्ट वोट करें. हम लोग जितने ये विजन वाली बातें करते हैं उसमें से 80% लोग तो वोट ही देने नहीं जाते. तो ये सब जिम्मेदारी जनता की भी है डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी में मैं मानता हूं मैम कि कुछ अच्छा होता है उसके लिए भी जनता को क्रेडिट जाना चाहिए. सही व्यक्ति, सही पार्टी, सही लीडर चुनते हैं तो अच्छा होता है. और अगर कुछ गलत होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनता को लेनी चाहिए. तो मैं मानता हूं सरकार की सब जिम्मेदारी है. इन्वायरमेंट के सारे कंसर्न को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है. बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं. इस सिटी को हम लोग पीपल सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं. पीपल 100 ईयर से ज्यादा टाइम तक रहता है. और इमेज भी बदलने के लिए ना, छत्तीसगढ़ शुडंट बी स्टिल थॉट ऑफ कि हाँ ये नक्सल प्रभावी इलाका है, आईईडीज होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार गिराया जाता है. दैट इज द न्यूज दैट यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम छत्तीसगढ़ फॉर इयर्स ऑन एंड. कि अगर उसको आप बदलना चाहते हैं, चिप इंडस्ट्री हो, आईटी सेक्टर हो, इन सबको प्रमोट करना चाहते हैं, यंग पॉपुलेशन दिखाना चाहते हैं, तो आई थिंक इमेज चेंज इज ऑल्सो अ बिग डिसीजन. सबसे बड़ा पॉइंट आपने रखा है मैम. हमारे छत्तीसगढ़ जैसा राज्य सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से सफर करता है तो परसेप्शन प्रॉब्लम से ही सफर करता है. दिल्ली में, बंबई में हम बैठे रहते हैं तो लोगों को लगता है कि आओ जाओ छत्तीसगढ़, तो ऐसे देखता है मैं क्यों आऊं टाइप से. उसको लगता है कि रायपुर में उतरते ही पता नहीं गोली चल जाएगी, ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है. उसके कारण हमारा टूरिज्म, उसके कारण हमारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ सफर करता है. तो आज जो इन्वायरमेंटल पॉइंट है वो हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल मैं मानता हूं. 44% अगर हमारे पास जंगल है वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं, कल्चरल टूरिज्म की संभावनाएं हैं, नेचर का जो हमको वरदान मिला है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पोटेंशियल. इसीलिए हम इस बजट में होम स्टे पॉलिसी लेकर आए हैं ताकि इन्वायरमेंट के साथ, गांव के कल्चर के साथ इकोनॉमिक और ग्रोथ भी हो सके, जॉब जनरेट भी हो सके. ये हमारा थॉट रहा है. छत्तीसगढ़ के बस्तर के धुड़मारास को लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 टूरिज्म विलेज में चुना है. हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनाइटेड नेशन ने, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में अभी शामिल किया है. तो ये हमारे लिए सबसे बड़े पोटेंशियल हैं. और मैं उस बहन की बात से भी पूरी तरह से सहमत हूं कि हमको इन्वायरमेंट को एक पोटेंशियल के रूप में अब देखना चाहिए. और 44% जो हमारे जंगल हैं उसको हमारे ट्राइबल भाइयों के लिए, ग्रामीण भाइयों के लिए कैसे बेहतर हो सके, वो चाहे फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के प्रोसेसिंग की बात हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो, चाहे इको टूरिज्म की बात हो, होम स्टे पॉलिसी की बात हो, ये सब हमारी रणनीति है जिसके माध्यम से हम इसको एक्सप्लोर करते हुए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ विद जॉब क्रिएशन इंश्योर हो सके. One more question from the audience. गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गौरव भरद्वाज है फ्रॉम AFT यूनिवर्सिटी. सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो एज अ स्टूडेंट सर हमें इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं, एंड इफ हम जाते हैं सर तो हमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या SIPs में से क्या चूज करना है. एंड सर सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आज हम देख रहे हैं सर बेटिंग एप्स का प्रमोशन जो इतने जोरों शोरों से हो रहा है, इवन IPL जैसी टीम भी ड्रीम 11 से स्पॉन्सर्ड है.
सर तो इन फाइनेंशियली रिस्की चीजों का इतने मेजर लेवल पे प्रमोशन, इस पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन रहेगा सर? थैंक यू। देखिए, आपने जो गेमिंग एप्स की बारे में बात की है, कल ही रात को मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग, आई एम टू वरीड। बहुत ज्यादा चिंता होती है कि इस तरह का गेमिंग ऐप और जिस तरह का हमारे मिलेनियल्स का, न्यू जनरेशन का जिस तरह का अट्रैक्शन है, और इतने बड़े बड़े हमारे सो कॉल्ड ग्लैमरस स्टार उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इट्स वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी और कंट्री के लिए बहुत ही डेंजरस है। और इसको हमको निश्चित रूप से उस पर सोच कर उसको बैन लगाने के बारे में निश्चित रूप से हमको सोचना चाहिए, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने एक ही साथ दो पॉइंट पे बात करी, एक तो गेमिंग इंडस्ट्री की बात करी और दूसरा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बात करी। तो लोगों को हमारे देश में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग भी कहीं ना कहीं गेमिंग टाइप लगता है। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शंस होते हैं, कॉल पुट होते हैं, वो प्योर गैम्बलिंग है। आई एक्सेप्ट कि वो प्योर गैम्बलिंग है, और उसको क्या है, इंश्योरेंस अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस के मेथड के रूप में लाया गया था, बट लोगों ने रातों रात अमीर बनने के लिए उसको भी जरिया बना लिया। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट का जो ऑप्शंस है, कॉल पुट है, वो प्योर गैम्बलिंग है। उससे हमारे न्यू जनरेशन को पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा। दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो ये एक बिजनेस है। एक नॉलेज बेस्ड डेप्थ में जाकर कोई काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा मिलता ही मिलता है। लोग इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर रहे, रामदेव अग्रवाल जी यहीं के हैं मैम, उनका गांव है छत्तीसगढ़ में ही, रायपुर के पास। उन्होंने समथिंग 1 करोड़ की का पोर्टफोलियो 1980 में बनाया, उसकी वैल्यू पता नहीं आज 2-3 हजार करोड़ है। हम बात करते हैं टाइटन में इन्वेस्टमेंट के राकेश झुनझुनवाला जी के, 10-15 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, 20 साल में वो 10,000 करोड़ से ऊपर चला गया। हम बात करते हैं मधुकेला जी के डिवीस लैब की कि 9-10 करोड़ इन्वेस्ट किए, कई हजार करोड़ हो गए। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा पार्ट है। बाकी सब इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, बाकी सब स्किल छोड़ दें, मगर हम इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की, सेंसेक्स की, तो लास्ट 40 ईयर्स 30 ईयर्स को आप देखेंगे तो 16% के CAGR से कंपाउंडिंग हुआ है, जो किसी भी बैंक के रिटर्न से कई गुना ज्यादा है। तो ये इंडियन इकोनॉमी की अभी हमने बात करी कि 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी, तो उसका फायदा किसी न किसी कंपनी को तो मिलेगा, किसी न किसी सेक्टर को तो मिलेगा। तो वो तो हमको अपने अंदर स्किल, नॉलेज, स्टडी डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मिलेनियल एज में हो, आप कोई भी चीज करते हो इन्वेस्टिंग के लिए, उस पर खूब पढ़ाई करो। 17 साल तक हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएट भी, मैं तो अंडर ग्रेजुएट हूं, कभी पोस्ट ग्रेजुएट जिंदगी में नहीं किया, ना करूंगा, ठीक है। तो 15 साल की भी हम पढ़ाई करेंगे, अगर 15 साल हम इस सो कॉल्ड एजुकेशन के लिए लगा देते हैं, और स्टॉक मार्केट जिसमें करोड़ों लाखों हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने पूरे जीवन की कमाई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको 4 दिन को देख सुन के हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। किसी दोस्त के कहने पे मत कीजिए। तो ये बहुत डेप्थ में काम करने की चीज है। बी अ गुड इन्वेस्टर, अच्छी स्टडी करिए, और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी इंडिया के सामने है, और आने वाले 20-25 साल में इंडिया में वॉरेन बफेट से भी बड़ा कोई इन्वेस्टर पैदा होगा। आई होप सो। ओके, वॉरेन बफेट, वॉच आउट। वन मोर क्वेश्चन जी। मैं सुयश शुक्ल हूँ। जी सुयश जी, प्लीज। ये आप लोगों ने डिस्कशन में एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल थोड़ा छूटा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा आता है कि जो किसान और सरकार निश्चित रूप से बहुत अंदर तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन किसान आज भी दूर है, ना सिर्फ सरकार से, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन से। उसकी छोटी छोटी समस्याएं वो मंडी तक ही रह जाती हैं, या मंडी में भी कोई सुनी नहीं जाती हैं। इसमें एक छोटा सा ये था कि जमीनी स्तर पर उनके डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म या एक सिंगल विंडो या जस्ट एक कॉल नंबर, एक के नंबर सबोबर टाइप का क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम है। अभी जो करंट में रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो भी एक समस्या है, और वो समस्या निराकरण तक पहुंचती ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच, गुड क्वेश्चन। मैम, एक्चुअली एग्रीकल्चर पे मैं जब अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहे थे तो मैं अपने गांव जाकर खेती भी किया, और बड़े सक्सेसफुली खेती की है। बनाना फार्मिंग, टर्मरिक की, हल्दी की खेती, अभी जैक फ्रूट, लीची, कोकोनट, चीकू,
व्हाइट सैंडलवुड, इस सब पे काम कर रहा हूँ मैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा भी लगता है मेरे को, सेटिस्फैक्ट्री बहुत है। तो वो सारे पार्ट हैं। बट जो उन्होंने कहा कि खेती किसान का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इशू होता है और रिस्क से फ्री होकर काम कर पाना बड़ा कठिन होता है। बट फिर भी मैं छत्तीसगढ़ में ये बोलना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूरा बजट है उसका मैक्सिमम पार्ट किसानों को डेडिकेटेड है। पैडी प्रोक्योरमेंट में लगभग 20,000 करोड़ रुपीस, 20,000 करोड़ रुपीस एवरीवेयर वी आर इन्वेस्टिंग केवल पैडी प्रोक्योरमेंट में। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे कैंपेन हो रहे हैं। मोदी जी ने ई नाम प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंट्रोड्यूस करने किया है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बट अभी भी मैं फील करता हूं कि सबसे बड़ी चीज एग्रीकल्चर में किसान भाइयों को एक कॉन्फिडेंस देना, खेती के पैटर्न को बदलना। और जो फार्म इनकम है उसको जैसे कहा गया था कि डबल किया जाएगा जी, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर, फार्मर सुइसाइड्स, ये सब, आई मीन आई डोंट नो वेदर छत्तीसगढ़ में होते हैं कि नहीं होते, बट फार्मर डिस्ट्रेस जो है उसके लिए इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब। मैम हमने पिछले 1.25 साल में 2 पैडी प्रोक्योरमेंट का सीजन और सारी स्कीम्स को मैं बोल दूं तो छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट में 1.25 साल में 1 लाख करोड़ रुपया किसान भाइयों के खाते में गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपया, तो इतना बड़ा तो हम निश्चित रूप से पुश कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी को, एग्रेरियन इकोनॉमी को। बट मैं फिर भी कहूंगा कि बहुत सारे इश्यूज को हमको एड्रेस करने की जरूरत है। ज्यादा एड्रेस इस बात को करने की जरूरत है कि ग्लोबल डिमांड किस चीज की है और किस चीज का प्रोडक्शन करके, प्रोसेसिंग करके, एक्सपोर्ट करके हम ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को इनकम दे सकते हैं। उस दिशा में काम करने की जरूरत है। किसानों के इनकम को डबल करने के लिए एमएसपी तो लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्पेशल पैडी पे पैसा भी दिया जाता है। इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलाइड सेक्टर को, फिशरी, गोट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क, इन सब पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता था ना, बहुत ज्यादा पैडी कल्टीवेशन होता है मैम। तो उसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हमको काम करने की जरूरत है और तभी हम जो दुनिया की जरूरतों के हिसाब से एग्रीकल्चर को एड्रेस कर पाएंगे। बट इसमें चैलेंज है, हम पीछे हैं इसमें, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई। जी, वन मोर क्वेश्चन आई टेक एंड देन या ओके। नमस्कार सर, मेरा नाम पॉपी देवनाथ है और मैं एक ट्रांसमैन हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ सर, हमारे ट्रांसजेंडर के लिए क्या क्या वेलफेयर स्कीम दिया गया, क्योंकि अभी जो बजट पेश हुआ था उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं था। नहीं, बजट स्पीच को आप ही इशू ना माने और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके जो भी इशूज होंगे उसको भी हमारी सरकार और आगे भविष्य में भी एड्रेस करेगी। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से जितने भी स्कीम्स चलाए जाते हैं उसका आप थोड़ा डेप्थ आइडिया जरूर लें और कोई चीज अगर आप वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हैं तो हमारी सरकार उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करेगी और आगे उस पर काम करेगी। With that, thank you so much. आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू आपको कि आप छत्तीसगढ़ आए हैं, रायपुर आए हैं, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और नवा रायपुर हमारी न्यू कैपिटल सिटी में आप प्रोग्राम कर रही हैं, सौभाग्य से मेरी मिनिस्ट्री भी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you for watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.